नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध की। 14वां दिन है इस युद्ध का और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने क्रेमलिन की ओर से बच्चों सहित नागरिकों की सामूहिक हत्या की निंदा की है। उन्होंने रूस के हमले को लेकर वैश्विक मीडिया को एक भावुक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले पर भरोसा करना असंभव था। फर्स्ट लेडी ने लिखा कि 24 फरवरी को हम सभी रूस के हमले के साथ जाग गए। टैंकों ने यूक्रेन की सीमा को पार किया, विमानों ने हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, मिसाइलों ने हमारे शहरों को घेर लिया। उन्होंने लिखा कि रूस इसे विशेष अभियान कहता है, जबकि असल में ये यूक्रेनी नागरिकों की हत्या है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने खुले पत्र में बच्चों की मौत को सबसे भयानक और विनाशकारी बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि 8 साल की एलिस ओक्टेरिका की सड़कों पर जान चली गई। इस प्रकार कीव की पोलिना अपने माता पिता के साथ गोलीबारी में मर गई। उन्होंने आगे लिखा कि 14 साल की ओर्सिनी के सिर पर मलबे में चोट लगी, फिर उसकी मौत हो गई क्योंकि आग ज्यादा फैलने के कारण समय पर उसे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। ओलेना जेलेंस्की ने लिखा कि रूस कहता है कि वो नागरिकों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ रहा। मैं उन नागरिकों की हत्या में पहले इन मारे गए बच्चों के नाम पुकारती हूँ। फर्स्ट लेडी ने अपने खुले पत्र को यूक्रेन से गवाही नाम दिया है। उन्होंने खुला पत्र जारी कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाया। इसमें प्रथम महिला ने कहा कि यूक्रेन के लोग कभी हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। वहीं रूस ने एक बार फिर लोगों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए सीज फायर की घोषणा की। रूसी सैनिक मानव कॉरिडोर बनाकर लोगों को निकालने के लिए तैयार हुए हैं। इस सीज फायर की घोषणा तब हुई जब दोनों ही देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। बता दें कि रूस ने इससे पहले भी लोगों को शहर से बाहर निकालने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन यूक्रेनी सेना का आरोप था कि रूस ने ऐसा नहीं किया और कुछ ही देर में शांति के बाद फिर से युद्ध शुरू कर दिया। यह भी आरोप है कि इस दौरान हुए हमले में कई लोग मारे गए। वहीं रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के आरोपों को खारिज किया था। रूस का कहना है कि कीव के साथ साथ वो मारियोपोल, खार्किव, जोपोरिजिया, चिनरहाव और सुमी में फिर से युद्ध विराम के लिए तैयार हैं और वो यहां से लोगों को बाहर निकालेंगे। बता दें कि रूसी सैनिकों के हमले से यूक्रेन के अधिकतर शहर खंडर बन गए हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी इमारतें, आम लोगों के घर भी इसमें टूट चुके हैं। अभी तक यूक्रेन से 16 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विनोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आ रही है जी। सर, जिस तरीके से लगातार मानव कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में मानव कॉरिडोर की बात को लेकर दोनों ही देश आमने सामने हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम युद्ध विराम लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि रूस युद्ध विराम नहीं लगा रहा। कैसे देखेंगे इस स्थिति को? देखिए, रूस ने तो ये ऐलान भी किया है और उनको इंटीमेट भी किया है कि वो टेम्परेरी सीज फायर के लिए तैयार है और उसने किया भी है जी। उसने ये भी कहा है कि मैं आपको सुरक्षित गलियारे या सेफ कॉरिडोर दूंगा जिसमें जो भी बाहर के देश के नागरिक हैं या बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो एक सेफ जगह जा सके। लेकिन यूक्रेन में इस तरह की रिपोर्टें मिली हैं कि वो इनको बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन
मेरा ये मानना नहीं है कि यूक्रेन इनको बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेगा, लेकिन हाँ, यूक्रेन ये जरूर उसने ऐलान किया है कि 18 साल से बड़े जो लोग हैं वो देश छोड़ के न जाएं, खासकर जो यूक्रेन नागरिक हैं, क्योंकि उनको इस समय जो जाबाजों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है जो लड़ाई लड़ सके, क्योंकि उसके पास संसाधन तो है लेकिन उसके पास सैनिक नहीं है, उसके पास लड़ाके नहीं है। जी सर, इस बीच में खबरें ये भी थी कि ब्रिटेन ने एक रूसी विमान को कब्जे में ले लिया है और इसके बीच में ये अब आशंका है कि जो यूक्रेन की जंग है उसमें और भी तनाव बढ़ सकता है। उसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो दूसरे देशों की भूमिका है इस पूरी स्थिति के बीच में, उस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया? देखिए, दूसरे देश तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े हुए इस युद्ध के साथ। देखिए, आप सामरिक सामग्री दे रहे हैं, रूस ने भी ऐलान किया है कि जो देश इस तरह की सामरिक सामग्री या उसको मदद करेगा तो वो रूस उसको अपना दुश्मन मानेगा। तो सबको पता है कि भाई पैसे से इमदाद दी जा रही है, हेल्प दी जा रही है, सामरिक शक्ति से या सामरिक संसाधनों से मदद दी जा रही है जी। तो विश्व तो एक तरह से इस युद्ध में कूद ही चुका है। केवल ये है कि भाई फौजें उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूट नहीं की है, और जिस तरह से अब यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का भी एक स्टेमिना है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो, चाहे वो कॉम्बैट का हो या लड़ाई का हो, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि रूस ने बिल्कुल उसकी कमर तोड़ दी है जी। और अब उसको चाहिए कि उसको लड़ने वाले चाहिए, क्योंकि जोश की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उसको चाहिए कि उसके पास एयरफोर्स हो, उसके पास ऐसे वेपनरी हो जो रूस के जो डीप एरियाज हैं वहां वो अटैक करे, जो उसके कॉन्वॉयज हैं, जो उसके इंस्टॉलेशंस हैं। और यूक्रेन ने वैसे भी रूस की जो सेना है उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इतनी खींच दी है तो उसको भी अब इसको सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है जी। तो यूक्रेन को इसके ऊपर एनकैश करना चाहिए और बाकी देशों से ये गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि उसने यूक्रेन ने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि अब वो नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका केवल दगाबाजी कर सकता है, उसका साथ नहीं दे सकता जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरे मसले को शुरुआत से भारत का जो रुख रहा है, चाहे वो बार बार भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि शांति से वार्ता करके पूरे मसले को सुलझाया जाए, भारत के रुख को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम अपने देश के जो अपने हमारे जो कहते हैं कि अपने तरफ देखकर हम फैसला ले रहे हैं, कूटनीतिक जो तरीके से जो फैसला लिया जा रहा है वो कितना सही आपको लग रहा है? कि क्या फिलहाल भारत का रुख बहुत सही तरीके से जा रहा है? देखिए, भारत ने तो एक नॉन अलाइंड रुख अपना रखा है कि उसका रुझान न रूस की तरफ है न यूक्रेन की तरफ। हालांकि हमारे रिश्ते रूस से काफी पुराने और प्रगाढ़ हैं जी। और रूस ने हमेशा हमारी मदद की है जब भी हम किसी संकट में रहे हैं, चाहे वो सन 71 का युद्ध हो या सामरिक संसाधन हो। तो हमें भी चाहिए कि हम रूस का साथ दें, क्योंकि अमेरिका ने पूरे विश्व को ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी के साथ नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है जी। और तो भारत की ये रणनीति ठीक है और कूटनीति भी ठीक है कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। हालांकि मानविक तौर पे या जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है उस पे वो यूक्रेन के साथ है, क्योंकि हमारे काफी नंबर में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, काफी नागरिक वहां एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखते हुए भारत ने भी यूक्रेन को मदद दी है और वो उन नागरिकों के लिए है, न कि किसी युद्ध के सामग्री उसने दी है। तो हम ये कह सकते हैं फिलहाल तक जो रुख भारत का रहा है वो सही रहा है इस चीज में, लेकिन अगर वार्ता को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही है, अगर वो शांति वार्ता से अगर सुलझता है तो भारत को उसमें साथ देना चाहिए रूस का, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल, भारत तो हमेशा ही देखिए शुरू से ही शांति का प्रतीक रहा है, क्योंकि भारत ने आज तक 1000 वर्ष हो गए कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। आप 71 की लड़ाई देखिए आप, तो भारत अगर चाहता तो ईस्ट पाकिस्तान को अपने देश में मिला सकता था। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भारत का ही हिस्सा था और हमको ज्योग्राफिकली भी वो सूट करता है, लेकिन भारत ने 13 दिन के युद्ध के बाद 14वें दिन उसको एक नया देश घोषित किया और सबसे पहले मान्यता दी। और कुछ ही दिनों बाद भारत ने वो
बांग्लादेश की सरजमी छोड़ दी। तो भारत के मंसूबे इस तरह के नहीं है। और हाँ, पुतिन साहब का ये जो मंसूबा है कि भाई एक अखंड रूस की वो एक निर्माण कर रहे हैं या उन्होंने उसका सृजन किया हुआ है, तो उसके लिए वो धीरे धीरे अग्रसर है और वो कर रहे हैं इस बात को। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने तमाम मसले को लेकर चर्चा के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। विनोद जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि भारत का रुख हमेशा से शांति वार्ता से बातों को सुलझाने का रहा है, और इस बीच में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का 14वां दिन है, और ऐसे में जिस तरीके से दोनों ही देशों के साथ भारत का रुख रहा है वो शांति वार्ता वाला रहा है और यही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। इस जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को वैश्विक निंदा का सामना करना पड़ रहा। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। इसके साथ साथ कंपनियों ने मॉस्को और दूसरे रूसी शहरों में अपने आउटलेट बंद कर दिए हैं। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में 300 से ज्यादा कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। रूस में व्यापारिक गतिविधियों को रोकने वाली कंपनियों ने लग्जरी वॉच ब्रांड रोलेक्स कंपनी भी शामिल है। मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, पेय पदार्थ निर्माता कोका कोला जैसे फास्ट फूड दिग्गज पहले ही रूस में अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा कर चुके हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। रूस से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर बाइडेन की ओर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद रूस की अर्थव्यवस्था और चरमरा सकती है। यूक्रेन के हमले के खिलाफ कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस के धन कुबेरों और नेताओं के साथ साथ बैंकों और व्यापार को भी टारगेट किया है। जापान ने रूस और बेलारूस के 30 से ज्यादा धन कुबेरों और अधिकारियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही रूस को भेजे जाने वाले रिफाइनरी इक्विपमेंट्स के निर्यात पर भी बैन लगा दिया। इन प्रतिबंधों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। जंग के प्रभाव से रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए की तुलना में रूबल 30% से ज्यादा कमजोर हुआ है। रूबल में गिरावट होने की वजह से रूस में भारी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। रूस में महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट गड़बड़ा सकता है। देश में आयात और निर्यात को लेकर बड़ी बाधा पैदा हो सकती है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। विधानसभा चुनाव खत्म होने वाले हैं और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स पर बढ़ोतरी हो सकती है, ये बात लगातार कही जा रही थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 जो प्रति बैरल पहुंच गई है। ये जुलाई 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना के बीच में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तेल को यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था और अगर आप डीरेगुलेट करेंगे तो उसमें फ्रेट चार्जेस भी जुड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम तेल की कमी नहीं होने देंगे। ये भी तो ध्यान रखिए कि दुनिया में हालात क्या है। रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। जो तेल की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल स्थितियों पर निर्भर करती हैं। हम अपने नागरिकों के हितों के लिए जो अच्छा फैसला होगा वही लेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। Oil prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world. So oil companies will factor that in. और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो we will take those in the best interest of our citizens. ये कारण जो है दाम क्यों बढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी तो तेल का लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है 25 मार्च को, उस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन टू $19.56। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इस पर निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पर वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं।
बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे पूरे रसाल को बुलाया है, पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम. वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रूड, and I think 50-55% oil prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world, so oil companies will factor that in, और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो हम we will take those in the best interest. रूस यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है। यूक्रेन के शहरों में रह रहे विदेशी नागरिक सुरक्षित यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अपने छात्रों को यूक्रेन से निकालने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इस बीच में एक पाकिस्तानी नागरिक का वीडियो आया है जिसमें वो भारतीय दूतावास और भारत सरकार को यूक्रेन से निकालने के लिए धन्यवाद कर रही है। And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा ईवीएम विलाप मंडली का हार से पहले हाहाकार शुरू हो चुका है। जो ईवीएम विलाप मंडली है इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है, और कोई अभी तो नई बात तो है नहीं। अगर आप पूरे चुनाव के दौरान देखें तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं काम करने में लगे हुए हैं उन पर सवाल खड़े किए कि साहब हमें चुनाव आयोग हरा देगा, कभी हमें कहा कि अधिकारी हरा देंगे। तो मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली है और जनता में उनकी क्या छवि बनती जा रही है। अब आप कहते हैं कि जी हमारे कार्यकर्ता जो है वो दूरबीन लेके बैठ जाएंगे। दूरबीन तो हम सप्लाई कर देंगे, आप दो दूरबीन दे देंगे, आप दोनों दूरबीन लगा करके और देखते रहो कि कहीं आपकी ईवीएम मशीन उड़ ना जाए। अरे भैया क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? इतनी हताश और अखिलेश यादव के ईवीएम पर सवाल खड़े करने के बाद शलभमणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा सपा हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने के मूड में है। शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल सारे देश के जो बड़े चैनल हैं, जितने विश्लेषण करने वाले, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा रहा है और हम सभी ग्राउंड जीरो पे गए, लोगों के बीच में गए। जो अंडर करंट है मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर, कमल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनने जा रही है। सर, ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, इस पर नहीं, अच्छी बात है, ईवीएम की रखवाली करें, अपने वोट की रखवाली करें, लेकिन जनता की रखवाली नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश की रखवाली नहीं कर पाए। और यही कारण है कि पहले चरण से चुनाव हारना शुरू कर दिया उन्होंने। आज जब चुनाव हार रहे हैं तो इतने हताश हैं कि कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इकट्ठा हों, उनको हिंसा पर उतारू करना चाह रहे हैं। तो प्रदेश और देश की जनता देख रही है समाजवादी पार्टी का चरित्र। पहले तो उम्मीदवार ऐसे दिए जो आधे बेल पर थे, आधे जेल पर थे, और आज जब चुनाव हार रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हार के डर से आरोप लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के आरोप आधारहीन हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना,
आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों। वाराणसी में एक गाड़ी में ईवीएम का वीडियो सामने आने से राजनीतिक पारा अपने उफान पर है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक डीएम को नहीं हटाया जाएगा मतगणना नहीं होने देंगे। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारियों में जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं ममता के तीसरे मोर्चे की कवायद को शिवसेना लगातार धत्ता बताती रही। शिवसेना मुख्य होकर के हमेशा से कहती रही कि कांग्रेस के बिना किसी मोर्चे को कोरी कल्पना बताई जा रही है। बीते दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय राउत को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखते हुए कहा कि संजय राउत, उम्मीद है कि आपको मेरा पत्र मिल गया होगा। राहुल ने लिखा कि मेरा ये पत्र आपके द्वारा 8 फरवरी को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखी गई चिट्ठी के समर्थन में है। आपको और आपके परिवार को जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी टारगेट कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं। अपने पत्र में जिस तरीके से जांच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न और धमकी के उदाहरण दिए हैं, वो मोदी सरकार की पोल खोल रही हैं। राहुल ने लिखा कि लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सरकार विपक्ष को चुप कराना चाहती है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं संजय राउत ने राहुल गांधी की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शुक्रिया राहुल गांधी, लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारे प्रयास में हमें एक साथ लड़ना होगा। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है कि केंद्रीय एजेंसियां एक पार्टी के गुलामों की तरह व्यवहार कर रही हैं, पर मुझे यकीन है ये भी गुजर जाएगा। बता दें कि ईडी की टीम ने पिछले सप्ताह संजय राउत की बेटियों के पार्टनर सुजीत पाटकर की घर पर छापेमारी की थी। लगभग 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मामले में सुजीत पाटकर के परिसरों पर छापेमारी कर संजय राउत की बेटियां ईडी के जांच के दायरे में आ गई थी। सुजीत पाटकर राउत की बेटियों के व्यावसायिक साझेदार हैं, जिसके बाद संजय राउत ने राज्यसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी को और तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखी थी।
चुनाव के नतीजे आने में 24 घंटे से कम का वक्त बचा है और राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा का मतदान हुआ था और सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक तस्वीर सामने आई है। पंजाब के पूर्व सीएम अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी के दौरान गजल गुनगुनाते हुए दिखाई दिए हैं। लोग जालिम हैं, हर बात का ताना दे, बातों बातों में मेरा ज़िल्म ले आएंगे, उनकी बातों का ज़रा सा मत लेना, वरना चेहरे के तासुर। चलिए अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।